नमस्कार, फाइनल कट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। गैस की आग दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एक धमाका जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। मुंडका के टिकरी कला में सीएनजी भरते वक्त हुआ धमाका, 3 जिंदगी निकल गया और 3 लोग अस्पताल पहुंच गए। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, उन सुरक्षा इंतजामों का भी है जिन पर कई जिंदगियां भरोसा करके पंप तक पहुंचती हैं। देखिए हादसे की पूरी कहानी। दिल्ली के मुंडका इलाके में बुधवार को सीएनजी पंप पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रक में गैस भरते समय उसके सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 2 व्यक्ति की मौत की सूचना है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल पंप कर्मचारी हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। धमाका कैसे हुआ और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। मुंडका सीएनजी पंप पर जोरदार धमाका हुआ, ट्रक सिलेंडर में विस्फोट से मचा हड़कंप। हादसे में 2 व्यक्ति की हुई मौत, 4 पंप कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। ये तस्वीर दिल्ली के आउटर इलाके मुंडका के टिकरी कला की है। बुधवार शाम सीएनजी पंप पर अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घटना टिकरी कला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीएनजी पंप की है, जहां एक ट्रक में सीएनजी भरी जा रही थी। इसी दौरान ट्रक के सीएनजी सिलेंडर में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। एक्सपायर कर गया लड़का यहीं पे ही, उसका एक हाथ बिल्कुल अलग हो गया। आपसे कौन लगते थे? मेरा भाई का लड़का भतीजा है। यहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ नौकरी करता था। धमाका इतना तेज था कि पंप पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग भी सहम गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके की चपेट में कुल 6 लोग आए। इसमें सन्नी और 25 वर्षीय मनीष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक मनीष बाबा हरिदास कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये धमाका उस वक्त होता है जब सीएनजी पंप पर एक ट्रक के अंदर सीएनजी भरी जा रही थी और अचानक से ट्रक के अंदर जो सिलेंडर लगे थे उसमें तेज ब्लास्ट होता है। जो आसपास लोग मौजूद थे वो तमाम जो लोग हैं इस पूरी धमाके की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें जो 3 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे उनकी मौत हो चुकी है और अन्य जो 3 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक घटना की सूचना दोपहर करीब 3:37 पर मिली थी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची टीम ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि धमाके के बाद किसी तरह का दूसरा खतरा पैदा न हो। गैस सप्लाई को नियंत्रित किया गया और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया गया। राहत और बचाव के दौरान घायलों को अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जांच में इतना सामने आया है कि धमाका ट्रक के सीएनजी सिलेंडर में हुआ, लेकिन सिलेंडर में विस्फोट की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि पंप पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। ट्रक के सिलेंडर में विस्फोट कैसे हुआ? हादसे के पीछे तकनीकी खराबी या सुरक्षा में चूक? क्या सिलेंडर में दबाव सामान्य था? क्या हादसे के पीछे कोई बड़ी लापरवाही हुई? जांच के बाद सामने आएगी हादसे की वजह। इस हादसे ने सीएनजी वाहनों और गैस भरने की प्रक्रिया से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सीएनजी सिलेंडर एक उच्च दबाव वाले सिस्टम का हिस्सा होता है और इसकी सुरक्षा के लिए सिलेंडर की समय समय पर जांच और निर्धारित मानकों के मुताबिक टेस्टिंग बेहद जरूरी होती है। वाहन में लगी सीएनजी किट और सिलेंडर प्रमाणित होने चाहिए और इसमें किसी भी तरह की खराबी या लीकेज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने
इस पूरे पंप को बाहर से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और अंदर की तरफ जो है दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। बारीकी से हर पहलू की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो आईजीएल की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी मौके पे आ चुकी है और आईजीएल की टीम जो है पूरे मामले की जांच करेगी, कहां से लीक आउट हुआ और इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। सामने की तरफ जो ट्रक आप देख रहे हैं, ट्रक के अंदर जो सिलेंडर लगे थे वो सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं और सामने की तरफ उल्टे हाथ पे जो आप गाड़ी आप देख रहे हैं उस गाड़ी में जाके जो है ज़ोरदार टक्कर होती है सिलेंडर की और ये पूरा जो हिस्सा है तहस तहस हो जाता है। फिलहाल टिकरी कला के सीएनजी पंप पर हुए धमाके में 2 व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएनजी भरने के दौरान ट्रक के सिलेंडर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतना शक्तिशाली विस्फोट हो गया। क्या सिलेंडर में तकनीकी खराबी थी? क्या गैस का दबाव सामान्य था या फिर सुरक्षा प्रक्रिया में कहीं चूक हुई? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह और इसके लिए जिम्मेदारी तय हो सकेगी। फिलहाल इस घटना ने सीएनजी पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जरूर पैदा कर दी है। सीएनजी भरते समय सुरक्षा मानक बेहद जरूरी, सिलेंडर की नियमित जांच अनिवार्य होती है, लीकेज और तकनीकी खराबी नजरअंदाज नहीं कर सकती। हादसे से सीएनजी पंपों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। टिकरी कला की इस घटना में पुलिस और दमकल विभाग की जांच जारी है। अब जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि यह हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था या सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में कोचिंग माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला है। जेडीए ने जयपुर में सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 90 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का दावा है। वहीं जेडीए की कार्रवाई के विरोध में आज से कोचिंग सेंटर ने अपने संचालन बंद कर दिए हैं। संचालकों का कहना है कि इससे करीब 1 लाख छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेडीए को कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर हो रही इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप आखिर क्यों मचा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग पर हमारे कोचिंग्स की तरफ से भी प्रतिनिधि खड़े होंगे, हमारे को भी सुना जाए, तब तक अनियंत्रित तरीके से सीलिंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जयपुर में कोचिंग माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला है। गोपालपुरा बाईपास जयपुर का वो इलाका जिसे कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब इसी इलाके से जेडीए की कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जेडीए ने अवैध निर्माण और आवासीय जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में श्री गोपाल नगर के एक भूखंड के बेसमेंट को सील किया गया, जहां माइंड मैक्स नाम से लाइब्रेरी चल रही थी। जेडीए के मुताबिक जिस भूखंड पर कोचिंग की गतिविधियां चल रही थी वो आवासीय पट्टे पर दर्ज है। नियमों के मुताबिक बेसमेंट में क्लासरूम या व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती हैं। जेडीए की टीम ने श्री गोपाल नगर स्थित भूखंड संख्या 137 के बेसमेंट को सील कर दिया। इसी भूखंड पर माइंड मैक्स नाम से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। इसके अलावा करीब 90 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए जाने का दावा है। वहीं जेडीए की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग संचालकों ने जेडीए की कार्रवाई के विरोध में कोचिंग सेंटर बंद रखने का फैसला किया है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि उनके संस्थानों पर कार्रवाई से करीब 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। जेडीए फिलहाल तो ये बोल रहा है कि हमारे को एक नोटिस दिया गया है और नोटिस में बिल्डिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो कि हम पहले भी जेडीए को दे चुके हैं। जेडीए के अधिकारी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब बायलॉज तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जो कि अभी अंडर डिस्कशन है। उसके आधार पर आप पर कार्रवाई की जा रही है। जबकि मेरा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की
अगली हियरिंग पर हमारे कोचिंग्स की तरफ से भी प्रतिनिधि खड़े होंगे, हमारे को भी सुना जाए। तब तक अनियंत्रित तरीके से सीलिंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोचिंग संचालकों की सबसे बड़ी दलील ये है कि जेडीए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अभिभावक फीस जमा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर कोचिंग लंबे समय तक बंद रहती है तो छात्रों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी जयपुर के तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है और सबको लेकर राजस्थान में कोचिंग संस्थान के एसोसिएशन की ओर से बड़ा ये निर्णय लिया गया कि अगले 3 दिनों तक पूरे राजधानी जयपुर का ये जो कोचिंग एरिया है, यहाँ पर तमाम जो कोचिंग है, लाइब्रेरीज है और जो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े तमाम वो चीज़ें हैं वो बंद रहेगी। संचालकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी समस्याओं को भी रखा जाना चाहिए। खुद जेडीए को कोर्ट के सामने कोचिंग संचालकों का पक्ष रखना चाहिए। अभी सभी की ये सहमति बनी है कि 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल रखी है और उसे चेंज किया गया है। कल से नियमित क्लास लगेंगी और यदि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो ये आगे हड़ताल अनिश्चित काल तक हो सकती है। लाइब्रेरी को कल सीज किया गया है। 5 जगह सीज की गई हैं कल। और बच्चों की किताबें, हम आपको वीडियो दिखाएं तो बच्चों की किताबें निकाल के फेंकी गई हैं और जैसे रोड पे फेंक दी गई हैं सारी किताबें। तो इस तरह हुआ है कल का। हमने मना भी किया लेकिन वो पुलिस अपने हिसाब से करती है। कोचिंग संचालकों की दूसरी मांग ये है कि 15 सितंबर तक किसी भी कोचिंग संस्थान में सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जाए। उनका कहना है कि वे खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। जेडीए अभी सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि वो उस आदेश के अनुसार वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें हमें उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो एक सही प्रतिनिधि के रूप में अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात रखें एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, और हमें भी मौका दिया जाए कि एक अच्छा एडवोकेट आइदर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे या एक प्राइवेट में अगर एसोसिएशन की तरफ से उनका एक वकील जाए जो अपनी बात रख पाए और जो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बता पाए, क्योंकि ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं हो सकती। ओवरनाइट जिस तरह से बच्चे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। उनका एक दिन भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत उनके लिए कॉस्ट होती है। दरअसल कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के पीछे सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में कमर्शियल इलाकों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब कोचिंग संस्थानों के लिए अलग से बहुमंजिला इमारतें तैयार हैं तो फिर उन्हें वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने जेडीए से 3 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने जेडीए से अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी भी मांगी है। बहरहाल प्रशासन का तर्क है कि नियमों का पालन जरूरी है, क्योंकि नियमों की अनदेखी कई बार बड़े हादसे का रूप भी ले लेती है। यही वजह है कि प्रशासन अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता है। वही कोचिंग संस्थान बच्चों के भविष्य का हवाला देकर मौजूद व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जयपुर में धड़ल्ले से चल रहे इन कोचिंग संस्थानों में आगे किस तरह की कार्रवाई जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली रोडवेज की घटना सामने आई है, जहां ओवरटेकिंग के विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। आरोप है कि एक ओला ड्राइवर पर पहले लोहे की रॉड से हमला किया गया और फिर घायल स्थिति में उसे चलती कार के बोनट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। खून से लथपथ ड्राइवर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कार नहीं रुकी। देखिए रिपोर्ट। गाड़ी पर से ऊपर से मेरे को छोड़ नहीं रहा है, ऊपर में से फट गया है। मैं इधर गाड़ी में मेरे को उड़ा रहा है। रोड रेस में हैवानियत। ओला ड्राइवर को बोनट पर घसीटा। नवी मुंबई से सामने आया ये वीडियो रोड रेस की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। ये ओला ड्राइवर प्रवीण पांडे है। इसके सिर से खून बह रहा है
और जान बचाने के लिए ये चलती कार के बोनट पर विंडशील्ड वाइपर पकड़े हुए है। ओला ड्राइवर लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, बार बार कह रहा है मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो, लेकिन तेज रफ्तार के आगे ओला ड्राइवर की गुहार धीमी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर ओवरटेकिंग को लेकर ओला ड्राइवर की एक कार ड्राइवर से बहस हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कार ड्राइवर ने प्रवीण के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में ओला ड्राइवर प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गया। ओला ड्राइवर के सर से खून बहने लगा। इसके बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रवीण ने कार को रोकने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें खुद इस बात की गवाही दे रही। आरोपी ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। प्रवीण चलती कार के बोनट पर जा गिरा। जान बचाने के लिए उसने विंडशील्ड वाइपर पकड़ ली, लेकिन कार रुकी नहीं। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर प्रवीण को करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरह घसीटता रहा। हालांकि पीड़ित ओला ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। कार के बोनट से ही आरोपी ड्राइवर की खौफनाक करतूत का वीडियो बनाया। वीडियो में उसके चेहरे पर खून साफ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद प्रवीण शिकायत लेकर नेरुल पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। जब समझौते की कोशिश नाकाम रही, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब सवाल यह है कि इतना खौफनाक वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस समझौता क्यों कराना चाहती थी? आखिर इतनी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में एक पति की मौत की कहानी पहले हादसा लगी, लेकिन पुलिस की जांच के बाद इस मामले में सनसनीखेज खुलासे भी हुए। पुलिस का दावा है कि जिस पत्नी पर पति को बचाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति के मौत की साजिश रची। आरोप है कि जूस में जहरीली गोलियां मिलाई, पति को पिलाया, तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल पहुंचाने का नाटक रचा गया। और अब इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सुराग बना सीसीटीवी फुटेज। आप भी देखिए। दिन की जांच, सीसीटीवी ने खोला राज। पति की मौत, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। रिश्तों के कत्ल की यह खबर जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र की है, जहां 27 साल के महेश मीणा की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। शुरुआत में मामला हादसे और संदिग्ध मौत का लगा, लेकिन महेश के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की। इसके बाद शुरू हुई करीब 12 दिन की जांच। पुलिस ने अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। महेश की आखिरी गतिविधियों का रूट चार्ट तैयार किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी की कड़ियों को जोड़ा गया और इसी कड़ी में शक की सुई महेश की पत्नी और उसके प्रेमी तक जा पहुंची। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त को कविता अपने पति महेश को दवाई दिलाने के बहाने बाइक से लेकर निकली। पहले बोराज, फिर चाकसू और इसके बाद नैनाथ धाम पहुंचे। पुलिस का दावा है कि इसी सफर के दौरान मौत की साजिश को अंजाम दिया गया। आरोप है कि जूस में जहरीली दवाइयां मिलाकर महेश को पिला दी गई। जूस पीने के बाद महेश की तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस के मुताबिक यहीं से कविता के प्रेमी गणेश मीणा की एंट्री होती है। पुलिस का दावा है कि कविता को गणेश ने बुलाया। इसके बाद दोनों महेश को बाइक से रोड नंबर 14 की तरफ लेकर पहुंचे। लेकिन सवाल था कि अगर महेश की तबीयत अचानक बिगड़ी थी तो परिवार को इसकी जानकारी कब और कैसे दी गई? पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश का अगला हिस्सा सामने आया। कविता ने महेश के भाई को फोन कर मौके पर बुलाया, जिसके बाद महेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। हमारे को तो ये कोई जासूसी नहीं था,
वो आती थी जाती थी चल जाती थी। हमारे को तो ये भी नहीं पता कि भाई इसके साथ में किसी के साथ में लग रही है या मुंह लग रही है, जा रही है आ रही है, तो हमारे को तो कोई डाउट नहीं था। अच्छी तरह रहती थी, अच्छी तरह जाती थी, आ जाती थी घर पे। के परिवार वाले तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो शकल ही नहीं देखना चाहता हूँ, वो जेल जाने दो इसको, कभी भी मैं बात ही नहीं करूँगा। महेश के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले को सिर्फ संदिग्ध मौत मानने के बजाय हत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश भर को सन्न कर रख दिया। बताया ये गया कि विश्वकर्मा थाने के अंदर 16 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें ये बताया गया कि महेश की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसकी पत्नी की बताई गई है। इस पूरे मामले में जब लगातार टीमों ने दबिश दी तो जिसके बाद एक कंटिन्यूसली परतें खुलती गई और एक सीसीटीवी निकल कर आया। उस सीसीटीवी में ये पता चला कि सेल्फों की गोलियां किस तरह से महेश जो मृतक है उसे खिलाया गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए महेश की हर लोकेशन को खंगालना शुरू किया। महेश कहां गया, किसके साथ गया, कहां रुका और आखिरकार उसे रोड नंबर 14 तक कैसे लाया गया। हर कड़ी को जोड़ने के बाद पुलिस ने कविता और गणेश को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक है उनकी पत्नी कविता मीणा उनको उनकी कोई इलाज चल रही थी, उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे। पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। तबीयत खराब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। परिवार का कहना है कि जिस रिश्ते में भरोसा होना चाहिए था उसी रिश्ते ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे दिया। फिलहाल महेश की पत्नी और उसका प्रेमी अब कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को तलाशना है। सवाल ये कि आखिर हत्या की साजिश कब और कैसे रची गई, आरोपियों ने जहरीली गोलियां कहां से खरीदी, क्या हत्या के साजिश में सिर्फ 2 लोग शामिल थे, क्या सीसीटीवी के अलावा पुलिस के पास दूसरे सबूत भी हैं। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात करने के बारे में पूछताछ की गई और इनकी टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था उसके साथ पूर्व से 5, 6, 7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी और घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक है अपने महेश मीणा उनके साथ कर दी जाती है। ये शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्यार के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पति पत्नी का भरोसा कलंकित हुआ है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे हैं और महेश का परिवार गमजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।